देख छोटी, तू शौर्य के सामने अपनी मनहूस सी शकल लेकर मत आ जाना। पूरे 3 वर्ष बाद मेरा लाल आ रहा है। तेरा क्या भरोसा, कहीं टोटका मंत्र करके। जेठानी नैना के तीखे शब्द और आग उगलने वाली नज़र माही अब बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने कमरे की सूनी पलंग पे जाके फूट फूट कर रोने लगी। बरसों पहले माही जब इस घर में नैना जी के देवर रजत की पत्नी बनकर आई थी तो बहुत खुश थी। माही उसे जेठानी कम बड़ी बहन की तरह लाड़ किया करती थी। सास की सेवा करने की उसे बड़ी इच्छा थी, लेकिन उसे वो मौका नहीं मिला। उसके यहाँ कदम रखने से 5 महीने पूर्व ही वो स्वर्ग सिधार गई थी। वो तो अपनी जेठानी में ही सास के दर्शन कर लेती थी। रजत उसे अक्सर बताते थे कि जब कभी माँ या बाबूजी मुझे डांटते थे तो भाभी आकर मुझे बचा लेती थी। भैया से छुपकर अक्सर ही मुझे जेब खर्च भी दे दिया करती थी। यही नहीं, मिठाई के शौकीन रजत को उसकी भाभी अपने हिस्से की मिठाई भी उसकी प्लेट में डाल देती थी। माही के ससुर की बीच बाजार में कपड़े की दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी और ग्राहकों की भीड़ भी वहाँ हरदम लगी रहती थी। वो अपने बड़े बेटे मयंक के साथ उस दुकान को संभालते थे। स्वास्थ्य में गिरावट आ जाने पर उन्होंने वहाँ जाना कम कर दिया। तब दुकान का पूरा भार मयंक के कंधों पर आ पड़ा था। बीए करने के 2 वर्ष के बाद जब रजत की कोई नौकरी नहीं मिली तब उसने भी दुकान जाना शुरू कर दिया और भाई का हाथ बटाने लगा। माही के कदम इस घर में पड़ते ही दोनों भाइयों ने पास में ही एक और दुकान खोल ली थी। नैना जी का 8 वर्ष का एक बेटा था जो अपनी चाची से बहुत घुला मिला था। चाची से कहानी सुने बिना उसे नींद ही नहीं आती थी। माही भी उसे बहुत चाहती थी। फिर माही के भी पैर भारी हो गए और वो भी एक बच्चे की माँ बन गई। नैना जी ने जच्चा बच्चा का बहुत ख्याल रखा था। अब दोनों भाई दुकान जाते थे, पत्नियां घर संभालती थी और बच्चों का आपस में खेलते हुए दिन मजे से गुजरने लगे। एक दिन नैना जी का बेटा वंश और माही का बेटा शौर्य स्कूल से वापस आ रहे थे। शौर्य रुककर सूसू करने लगा था और वंश सड़क पर खेलने लगा। वो खेलने में इतना मगन था कि पीछे आई हुई गाड़ी का हॉर्न उसे सुनाई नहीं दिया। शौर्य जब तक भैया भैया कहकर पुकारता कि तब तक गाड़ी उस बालक को रौंदती हुई निकल गई। नैना जी की गोद सूनी हो गई। वंश के कपड़े, खिलौने और किताबें देखकर तो उनके आंसू ही नहीं थमते थे। उनका रुदन देखकर तो सभी का कलेजा फटा जा रहा था। उस पुत्रविहीन माँ को कोई कैसे सांत्वना देता। उनके दर्द, उनकी पीड़ा का कोई विकल्प था ही नहीं। वो जब जब शौर्य को देखती तो अपने बेटे वंश को याद करके पछाड़े खाकर गिर जाती थी। उनकी स्थिति देखकर घर के तीनों पुरुष चिंतित थे कि कहीं नैना जी अपना मानसिक संतुलन ना खो बैठे। माही उनके साथ साथ ही रहती थी। शौर्य को भी कहती थी कि तू बड़ी माँ के साथ खेला कर। शौर्य के साथ नैना जी बहुत खुश रहती थी, लेकिन उसके जाने के बाद वो फिर से वंश वंश कहकर बेहोश हो जाती थी। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि नैना जी की स्थिति बहुत नाजुक है। तब रजत ने माही से कहा, क्यों ना हम शौर्य को भाभी की गोद में हमेशा के लिए डाल दें। पति की बात सुनकर माही क्षण भर के लिए मूर्तित्व हो गई। अपने जिगर के टुकड़े को नहीं नहीं कहकर वो पति की तरफ पीट करके बैठ गई। रजत उसे समझाने लगे, शौर्य कहीं बाहर तो नहीं जा रहा ना, इसी घर में सदैव तुम्हारी आंखों के सामने ही तो रहेगा। क्या तुम नहीं चाहती कि भाभी फिर से पहले की तरह हंसने बोलने लग जाए? चाहती हूँ, लेकिन अपने बेटे को कैसे? कहते हुए माही की आंखें भर आई। कैसे क्या माही, भैया भाभी कोई पराये तो नहीं है, और क्या पता भगवान हमारी गोद में एक और शौर्य दे दे। इस तरह पति पत्नी में बहुत देर तक बातें चलती रहीं। फिर दोनों ने एक निर्णय ले लिया। अगले दिन शौर्य को लेकर माही नैना जी के पास गई और बोली, दीदी आज से शौर्य आपके पास ही रहेगा। मेरे पास? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। तो माही बोली, हाँ दीदी, मुझसे अब ये नहीं संभलता है। कहकर उसने जी भर के अपने बेटे को देखा और उसके सिर पर अपने हाथ फेरकर अपने आंसुओं को छिपाती हुई वो वहाँ से चली आई। कुछ दिन में कागजी कार्यवाही भी पूरी हो गई और शौर्य के माता पिता का नाम नैना और मयंक हो गया। कुछ महीने के बाद माही फिर से गर्भवती हुई। उसके आंगन में फिर से किलकारी गूंजेगी, ये कल्पना ही उसके लिए बहुत सुखद थी। नैना जी बहुत खुश थी। शौर्य से कहती कि तेरे साथ खेलने के लिए एक बहन आने वाली है। वो माही का बहुत ख्याल रख रही थी, उसे अधिक से अधिक आराम करने को कहती थी, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ना जाने कैसे माही का पैर फिसल गया और उसका 8 माह का गर्भ कोख में ही खत्म हो गया। अभी वो इस दुख से उभर भी नहीं पाई थी कि डॉक्टर ने कहा कि माही अब कभी माँ नहीं बन सकती। कहकर उस पर एक और विपत्ति गिरा दी। उसकी ममता घुट कर ही रह गई थी। शरीर का जख्म तो वो दिखा सकती थी, लेकिन मन के घाव को जो रह रहकर उसे टीस दे रहे थे, उसे वो कैसे दिखाती?
सांत्वना देने वाले तो कह जाते थे कि होने को कौन टाल सकता है, लेकिन वो अपने मन को कैसे समझाए। बस शौर्य को हंसते खेलते देखकर अपना कलेजा ठंडा कर लेती थी। माही के साथ हुए हादसे के बाद से न जाने क्यों नैना जी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। उन्हें लगा कि कहीं माही शौर्य को उनसे छीन ना ले, और इस वजह से माही के प्रति उनका रवैया चिड़चिड़ा हो गया। बात बात पर माही को टोकना और उसकी कमियां निकालना अब उनकी आदत बन गई थी। माही को तब बहुत दुख होता था जब वो शौर्य को उसके साथ खेलने के लिए मना कर देती थी। अपनी ही कोख से जन्मे को खुद में उठाने के लिए मन मसोस कर रह जाने का दर्द माही के सिवा और कोई नहीं समझ सकता था। नैना जी के बदले व्यवहार से मयंक, रजत के साथ उनके ससुर भी बहुत चिंतित थे। मयंक ने कई बार अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास भी किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। माही के ससुर घर की अशांति को बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक दिन सोए ही सोए इस संसार से हमेशा के लिए चले गए। अब तो नैना जी को अपने शब्दों पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहा था। गाहे बगाहे माही को ताना कस ही देती थी और माही अपने शौर्य के लिए वो दर्द भी सह जाती थी। 12वीं की परीक्षा में शौर्य जब पूरे जिले में प्रथम आया था, तब वो अपनी बड़ी माँ से नजरें बचाकर अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए आया, और तब वो अपने बेटे को सीने से लगाकर बहुत रोई थी। उसका जी चाह रहा था कि कुछ समय बेटा और रुक जाए, उसके सामने बैठा रहे और वो उसे निहारती रहे। कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब शौर्य मुंबई जा रहा था, तब माही शौर्य को स्वयं विदा करना चाहती थी, लेकिन घर में कलह होने पर रजत ने उसे मना कर दिया। खिड़की के ही ओर से उसे अपने लाल को देखकर संतोष करना पड़ा। पुत्र विहीन माँ की ममता और पीड़ा, अनकहे दर्द को रजत बहुत अच्छी तरह से समझते थे। बेटे का वियोग तो उन्हें बहुत तकलीफ देता था, जिससे उनकी भी सेहत बिगड़ने लगी, और एक दिन वो भी माही को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तब एक दिन के लिए शौर्य आया था। अपनी माँ की हालत देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने मन पर काबू किया था। आज जब शौर्य अपनी पढ़ाई पूरी करके 3 बरस के बाद घर आ रहा था, तो क्या माही का मन अपने बेटे को देखने को नहीं करेगा। बरसों से अपने बेटे का दर्द का बिछोह वो सह रही थी, कभी उफ तक नहीं किया था उसने। फिर भी आज नैना जी ने बड़ी कड़वी बात कहकर उसके दिल को दुखा दिया था। उसने तो अपनी बहन जैसी जेठानी के दर्द को दूर करने के लिए अपनी गोद खाली कर ली थी, और उन्होंने ही उसे। वो रो रो कर अपने आंसू से तकिए को भिगो रही थी कि तभी उसने अपने कंधे पर एक जाना पहचाना स्पर्श महसूस किया। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बोली, कौन? शौर्य? हाँ माँ, मैं हूँ तुम्हारा शौर्य, कहकर वो माही के सीने से लगा। तो माही के हृदय में बरसों से दबा हुआ बेटे से बिछो का दर्द आंसू बनकर बहने लगा। माँ बेटे का ये मिलन अद्भुत था। दोनों के नेत्र सजल थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसके दर्द का मरहम, उसका शौर्य उसके पास आ गया था। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।